सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 13 है काव्य खंड में। इसकी कविता ग्रामश्री जो है इसका हम अध्ययन कर रहे थे, तो इसका एक भाग पूर्ण हो गया था। वो हमारा जो है यहाँ तक हो गया था। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रहे सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। यहाँ तक हो गया था। अब अगली कविता का जो खंड है वो यहाँ से शुरू होगा। अब रजत स्वर्ण मंजिरों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इसमें जो है एक बार इसमें जो कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लें। रजत यहाँ पर आया है, रजत, रजत और स्वर्ण। तो रजत का अर्थ क्या होता है? चांदी, और स्वर्ण यानी सोने के समान। मंजरियां आम की बोर, ठीक है। आम्र तरु आम का वृक्ष, जर्रे ढाक पीपल के दल, दल यानी पत्ते। होटी कोकिला मतवाली, मतवाली यानी मस्त। महके महकना, मुकुलित, मुकुलित यानी अधखिली कलियां, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब इसकी जो है व्याख्या देख लीजिए कि अब रजत स्वर्ण मंजिरों से लद गई आम्र तरु की डाली। देखिए कवि जो है वसंत ऋतु के आगमन से गांव का जो वातावरण कितना मनोरम हो गया है, सुंदर हो गया है, इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां, आम की पेड़ की डालियां चांदी और सोने के समान, चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई हैं। कवि जो हैं पंत जी कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों से अर्थात बोरों से लद गई हैं। जर्रे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब देखिए जब वसंत ऋतु का आगमन हो गया है तो क्या होता है कि पेड़ों में पतझड़ आना शुरू हो जाता है। पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो कवि जो है यह कहना चाहता है कि पतझड़ के आने से ढाक, ढाक का अर्थ होता है प्लास, प्लास के जो वृक्ष हैं वो और पीपल के पत्ते, दल यानी पत्ते, पत्तों का क्या हो गया? झरना शुरू हो गया है। ढाक और पीपल के पत्तों का झरना शुरू हो गया है। और ये देख करके जो है कोयल, कोयल जो है बसंत के इस प्रभाव को देख करके मस्त हो रही है। इस प्रकार का वातावरण देख करके कोयल क्या हो गई है? मस्त हो गई है, मतवाली हो गई है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। अब देखिए कटहल की महक चारों ओर फैलने लगी है। कटहल महक, महक के यानी महक, उसकी जो महक है वो चारों ओर फैलने लगी है। और मुकुलित जामुन, मुकुलित का अर्थ क्या होता है? अधखिली कलियां। और जामुन की जो डालियों पर अधखिली कलियां आ गई हैं। जामुन की डालियों पर अधखिली कलियां आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब देखिए आगे जंगलों में जो छोटी जो झरबेरी हैं, जो झाड़ियां हैं वो
उनकी जो है डालियां झूमने लग गई हैं। ऐसे सुर में प्राकृतिक परिवेश में आड़ू, नींबू और जो है अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियों के पौधों पर फूलों की बहार आ गई है। अर्थात जो सारा जो ग्राम्य परिवेश है वो सुंदर हो गया है, मनमोहक बन गया है। कवि जो है इस प्रकार से इस पद में कहता है। अगली जो कविता का जो अंश है वह है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहला पालक महम धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब जो है प्रस्तुत पद में कवि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि कहना चाहता है, कहता है कि अमरूद पहले पीले हुए, ठीक है, अमरूद पहले कैसे हुए? पीले मीठे अमरूदों में अमरूद पहले कैसे हुए? पीले हुए। अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, चित्तियां किसको कहते हैं? रेखाकार निशान, ठीक है। फिर पूरी तरह पक जाने से उन पर क्या हो गया? लाल लाल धारियां पड़ गई हैं, अर्थात वे पककर स्वादिष्ट हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, और बेर भी पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर भी पककर सुनहरे अर्थात पीले रंग के हो गए हैं। जब बेर पकने लगते हैं, पक जाते हैं तो वह कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। और आंवले की डालियों पर अवली से तरु की डाल जड़ी, जड़ी यानी लद गई हैं। डाल, तरु यानी पेड़, और आंवली यानी आंवले की, आंवले की डालियों पर छोटी छोटी जो आंवली के गुच्छे सुंदर लग रहे हैं। लहला पालक मामा धनिया, और गांव के खेतों में अब हरा पालक लगातार बढ़ रहा है, अर्थात लहरा रहा है। तथा मामा धनिया, और धनिया जो है, धनिया भी खूब सुगंध बिखेर रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैलकर खूब फैलने लगी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो है टमाटर पककर मखमल की तरह कोमल एवं मुलायम हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, ठीक है, और पौधों पर गुच्छों के रूप में जो लगी हुई हरी मिर्चों को देखकर लगता है कि वो जैसे थैलियों से भरी पड़ी हो, ऐसी वो अपने पेड़ों पर लटकी हुई है। इस प्रकार का जो सौंदर्य वो कवि देख करके जो है वो आनंदित होता है। अगली कविता जो है, कविता का अगला अंश, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, तृतीय जल में सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। कवि जो है गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी रेती फैली हुई है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि गंगा नदी के तट पर, ठीक है, गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी रेती फैली हुई है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से सुंदर लगती सरपत छाई। आगे यही गंगा की सतरंगी रेती, तो उस पर जो रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से सातों रंग चमकने लगते हैं, और हवा से रेत पर बनी आड़ी तिरछी लहरें सांपों की तरह चमकती हैं, ठीक है। सुंदर लगती सरपत छाई,
और सरपत का अर्थ क्या होता है? घास पात। ठीक है, वहां पर लंबे पत्तों वाली घास छाई हुई है, सुंदर लगती सरपत छाई। गंगा के किनारे जो लंबे पत्तों वाली घास है वो छाई हुई है, तथा तट पर तरबूजों की खेती, तथा गंगा तट पर तरबूजों की खेती हो रही है। वहां पर अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और वहां पर कुछ बगुले अपनी अंगुली रूपी कंघी से अपना सिर खुजला रहे हैं और कलंगी को संवारते रहते हैं। तृतीय जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। यहाँ पर मगरोठी क्या अर्थ है? मुर्गा भी पक्षी, फिरते हैं, तैरते हैं। और पुलिन, पुलिन यानी तट, वहां पानी पर चकवा पक्षी तैरते रहते हैं। तृतीय जल पे सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। सुरखा का अर्थ क्या होता है? चक्रवाक या चकवा पक्षी। तो वहाँ पानी पर यानी गंगा नदी जो है उस पानी पर चकवा पक्षी तैरते रहते हैं, तथा कहीं पर मुर्गा भी सोई रहती है। अर्थात गांव के गंगा तट का वातावरण अतीव रमणीय दिखाई देता है। कवि इस अंश के माध्यम से कहना चाहता है। अब अंतिम जो इस कविता का अंश है वो देखिए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। देखिए यहाँ पर जो है हिम आतप, हिम आतप का अर्थ क्या होता है? सर्दी की धूप। हिम आतप, हिम आतप यानी सर्दी की धूप। अलसाए, अलसाए यानी आलस्य से भरे हुए, ठीक है। और निशी यानी रात। अंधियाली अंधेरा, ठीक है। तारक स्वप्नों में से खोए, तारक, तारक यानी तारे। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत, मरकत यानी पन्ना नामक रत्न, हरे रंग का रत्न। और नीलम, नीले रंग का कीमती पत्थर। आच्छादन ढका हुआ, आच्छादन यानी ढका हुआ या उसका ऊपरी आवरण। निरुपम, निरुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न हो। हिमांत, हिम प्लस अंत यानी शीत ऋतु का अंत। स्निग्ध सुंदर, निज यानी, निज यानी अपनी। तो प्रस्तुत कविता का जो अंश है उसमें कवि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसमुख हरियाली, हरियाली कैसी है? हंसमुख। हिम आतप, हिम आतप यानी सर्दी की धूप। सुख से अलसाए से सोए। कवि कहता है कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। यानी गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है। सर्दियों में मन भावन धूप खिलती रहती है। सुख से अलसाए से सोए। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ का सारा ही परिवेश सुख से अलसाया और सोया हुआ लगता है। भीगी अंधियाली में निश्चय की, तारक स्वप्नों में से खोए। सर्दियों में मनभावन धूप खिलते रहती है। ऐसा लगता है वहाँ जो है ओस पड़ने से, ठीक है। भीगी अंधियाली में निशी की, सर्दियों में मनभावन धूप जो है, अब वहाँ पर जो है ओस पड़ने से रात भीगी भीगी सी लग रही है। और रात के अंधकार में तारक स्वप्न में से खोए। और रात के अंधकार में तारक सपनों में खोए हुए से लगते हैं।
वो पूरा गांव मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। वो पूरा गांव मरकत यानी हरे रंग के रत्न के बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई देता है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और जिसके ऊपर नीलम के समान नीले आकाश का आवरण है। नीला आकाश छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और सर्दियां बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई है। निज शोभा से हरता जनमन। निज ने, निज का अर्थ होता है अपनी, अपनी शोभा से, अपनी सुंदरता से ये गांव के प्रत्येक व्यक्ति जनमन, जनमन यानी जो है प्रत्येक व्यक्ति के मन को हरता है। इस प्रकार से कवि ने बताना चाहा है। अब सभी भैया जो हैं, ये जो आज कविता के अंश जिनका भी जिनकी भी जो व्याख्या की है, उनकी जो है एक बार स्वयं जो है व्याख्या करेंगे और कविता का पठन पाठन करेंगे। ठीक है, कल जो है इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।